So the today's topic is crystal field splitting in tetrahedral complexes. पिछली क्लास में हमने करा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। ऑक्टाहेड्रल के केसेस में क्या था कि जो स्प्लिटिंग हो रही है, जो मेटल के ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के साथ फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे थे। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इसका थोड़ा सा उल्टा। सो टेट्राहेड्रल में होगा क्या कि Ml4, इसका Ml4 मतलब कि कोई मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन, उसके साथ 4 लेगेंड लगे हैं। एक लेगेंड यहाँ पे लगा है, एक लेगेंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 1 2 3 और 4, ठीक है। सो इसमें होगा क्या कि जो मेटल है, मेटल के अंदर हमें पता है कि फ्री मेटल आयन है, तो ये लिगेंड इसके साथ इसको अप्रोच करेंगे। अब ये अप्रोच करेंगे इन बिटवीन द एक्सिस या फिर अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स। अब ये जो लिगेंड है, इसका ऑर्बिटल एक यहाँ पे है और मेटल का ऑर्बिट एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये वाला ऑर्बिट क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस। इन बिटवीन कौन कौन से, वाई एंड जेड ऑर्बिटल। वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के इन बिटवीन द एक्सिस ये ऑर्बिटल लाई कर रहा है। अब वहीं पे जो लिगेंड है वो भी इन बिटवीन द एक्सिस इसको अप्रोच कर रहा है मेटल को। सो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपल्शन ज़्यादा। ऑक्टाहेड्रल के केसेस में रिपल्शन कहाँ ज़्यादा थी, जब वो ऑन द एक्सिस से अप्रोच कर रहे थे लिगेंड को, है ना। तो यहाँ पे जब ये मेटल आयन ऑन द एक्सिस लिगेंड को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे के रिपल्शन जो है वो कम करेंगे। सो टेट्राहेड्रल के केस में ऑक्टाहेड्रल से ठीक उल्टा होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो हमारे अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल बन रहे थे वो हायर एनर्जी के बन रहे थे और इन बिटवीन द एक्सिस के ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के बन रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इन बिटवीन द एक्सिस के ऑर्बिटल्स हैं वो हायर एनर्जी के हैं और जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे लोअर एनर्जी के हैं। सो अलोंग द एक्सिस हमारे ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होगा, लेस रिपल्शन हो जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है वो 45 डिग्री के एंगल पे हो रही हैं। तो यहाँ पे dx² - y² एंड dz² दो ऑर्बिटल आएंगे अलोंग द एक्सिस और यहाँ पे एनर्जी लेस हो जाएगी, ठीक है, और ये स्प्लिटिंग में नीचे आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे अलोंग इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच करेंगे लिगेंड को, तो वहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है। डायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, dxy, dyz एंड dzx। यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये स्प्लिटिंग में ऊपर बनेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो लिगेंड है वो मेटल को इन बिटवीन द एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेटल के जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, हमने पढ़ा ना पीछे, जो मेटल क्या है उस फ्री आयन जो है फ्री स्टेट में उसके पास अपने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिनकी एनर्जी सभी ऑर्बिटल्स की सेम होती है। मतलब ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, अब ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स तब बोल सकते हैं जब हर एक की एनर्जी क्या हो, सेम हो। सो जब मेटल को डीजनरेट ऑर्बिटल्स को जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो स्प्लिट कर जाती है 2 पार्ट में, 2 सेट्स में, ठीक है, एक अलोंग द एक्सिस एंड एक इन बिटवीन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे अलोंग द एक्सिस रिपल्शन ज़्यादा थी तो वो उनकी हायर एनर्जी थी, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में हमारी जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो हमने जो अलोंग द एक्सिस यहाँ पे नाम दिया है वो हमारा नाम है ई सेट, मतलब dxy, dx² - y² एंड dz² दे बिलोंग्स टू ई सेट, ठीक है। और बिटवीन द एक्सिस जो है हमारे dxy, dyz, dzx, इनको हमने नाम दे दिया T2 सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 सेट्स हैं। सो स्प्लिटिंग होगी इन 2 सेट्स में इन 5d ऑर्बिटल्स की। सो इन 5d ऑर्बिटल्स की शेप देख लेते हैं पहले, स्ट्रक्चर कैसा है इनका। सो पहले जो हमारा ऑर्बिटल है dx² - y², dx² - y² मतलब ये x कोऑर्डिनेट एंड ये y कोऑर्डिनेट हमारा। तो इन दोनों के ऊपर ये x² एंड ये y माइनस y²। ये ऑर्बिटल हमारे dx² - y², ये dz²। वैसे यहाँ पे dxy x एंड y के बीच में, dzx zx के बीच में एंड dyz yz के बीच में। क्लियर। सो ये ऑर्बिटल्स हमारे इनकी शेप्स हैं। अब 2 सेट्स जो बने थे हमारे T2 एंड E सेट। T2 सेट हमारा हायर एनर्जी का है और E सेट हमारा लोअर एनर्जी का है। T स्टैंड फॉर ट्रिपलेट डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड E स्टैंड फॉर डबल जनरेट डी ऑर्बिटल्स। ऑलराइट। तो यहाँ पे रीजन क्या दिया है, यहाँ पे ड्यू टू द पुअर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल द ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड ऑन द एक्सिस व्हाइल लिगेंड आर नॉट। मतलब कि जब ये लिगेंड और मेटल के बीच में डायरेक्ट अप्रोच हो रही है अलोंग इन बिटवीन द एक्सिस, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जो रीज़न लिखा है कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा क्यों नहीं हो रही,
जो अलॉन्ग द एक्सिस जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इंटरेक्शन इन दोनों की हो रही है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। मतलब लिगेंड जो है मेटल का ऑर्बिटल बेशक ऑन द एक्सिस है, लेकिन जो लाइगेंड है वो हमारा कहीं पे भी अलॉन्ग द एक्सिस प्रेजेंट ही नहीं है, वो हमेशा इन बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये जेड और वाई के बीच में प्रेजेंट है, ये वाला लिगेंड जेड एंड एक्स के बीच में प्रेजेंट है, ये वाला लिगेंड हमारा वाई एक्स एंड जेड के बीच में प्रेजेंट है, ये वाला लिगेंड हमारा वाई एंड एक्स के बीच में प्रेजेंट है। मतलब कोई भी लिगेंड हमारा ऑन द एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ऑन द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो कम इंक्रीज करेगी एज कम्पेयर टू जो ऑर्बिटल्स उसके इन बिटवीन द एक्सिस होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी स्प्लिटिंग के बारे में। स्प्लिटिंग में क्या होगा, ये हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स फ्री मेटल आयन के जिनकी एनर्जी सेम है, यहाँ पे क्या होगा, ये हायर एनर्जी पे जाएंगे, एवरेज एनर्जी, और यहाँ पे इन सबकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी? जब कोई इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स को जो लिगेंड है वो अप्रोच करेंगे। जैसे ये मेटल है ना, मेटल को हर तरफ से लिगेंड अप्रोच कर रहा है। अब मेटल को लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो ये मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं इसके साथ ओवरलैप करेंगे, इंट्रैक्शंस में आएंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जब मेटल के साथ लिगेंड के साथ इंट्रैक्शंस करेंगे तो इन पांचों के पांचों डीजनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम लेवल पे इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे इंक्रीज तो करेगी लेकिन हर ऑर्बिटल की सेम लेवल पे। तो यहाँ पे ये जो सेम लेवल पे एनर्जी इंक्रीज करेगी, हम बोल तो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इस सेट्स के दो सेट बन रहे हैं इस एनर्जी के, एक की एनर्जी ज़्यादा है, एक की एनर्जी लो है। तो मतलब कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये अब टूटेंगे, इनकी स्प्लिटिंग होगी दो सेट्स में, एक बनेगा T2 सेट, दूसरा E सेट। अब T2 सेट कौन सा? जो हमारे इन बिटवीन द एक्सिस थे, हायर एनर्जी के इन बिटवीन एक्सिस DXY, DYZ एंड DZX। और अलॉन्ग द एक्सिस हमारे कौन से ऑर्बिटल्स हैं? DX² माइनस Y² एंड DZ²। ये हमारे लोअर एनर्जी के होंगे, इसलिए ये बैरी सेंटर के नीचे पड़ेंगे। बैरी सेंटर हमारा क्या है? एक न्यूट्रल लाइन है जिसके ऊपर हमारे हायर एनर्जी के और नीचे हमारे लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? अब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी है? प्लस 0.4 डेल्टा टी, एंड इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी है? माइनस 0.6 डेल्टा टी। एंड ये होल एनर्जी हमारी क्या देती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो कि हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। अब इसकी ओवरऑल एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे? ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इन बिटवीन द एक्सिस के, उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्बिटल्स। तो मतलब 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1.2। और वहीं पे नीचे वाले ऑर्बिटल्स जो है लोअर एनर्जी के, उनकी एनर्जी कितनी है? 0.6 डेल्टा टी। अब 0.6 डेल्टा टी माइनस में है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, इन दो ऑर्बिटल्स थे। सो 0.6 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 1.2। अब 1 प्लस 1.2 माइनस 1.2 इट्स इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल एनर्जी डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। सो डेल्टा टी हमारा किसके इक्वल होता है? 1 डेल्टा टी इक्वल्स टू 10 DQ। ये हमने पीछे भी ऑक्टाहेड्रल के केस में ही पढ़ा था कि 1 DQ इक्वल्स टू 10 DQ डेल्टा ओ, 1 डेल्टा ओ इक्वल्स टू 10 DQ। सो ये डेल्टा टी की हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी एंड टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। क्लियर? तो ये स्प्लिटिंग थी। स्प्लिटिंग कैसे हुई? डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे, जब लिगेंड ने इनको अप्रोच किया, ये इसके डीजनरेट ऑर्बिटल्स पांचों की एनर्जी सेम लेवल पे एक्सटेंड इंक्रीज करी। अब इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पे क्या होगा? इनकी स्प्लिटिंग होगी, दो सेट्स में ये टूटेगा, एक हायर सेट में, एक लोअर एनर्जी के सेट में। सो हायर एनर्जी के सेट कौन से होंगे? जिनके साथ इनकी इंट्रैक्शंस बिल्कुल हेड टू हेड हो रही होगी। ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस जो लिगेंड है वो बिल्कुल सही इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो वहीं नीचे हमारे DX² माइनस Y² एंड DZ² ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, सो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आगे लिखी हमने कि इन टेट्राहेड्रल फील्ड T2 सेट हैज़ हायर एनर्जी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज कंसिडरेबली लेस देन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब यहाँ पे जो ये एनर्जी है ना डेल्टा टी, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल के केसेस में ज़्यादा है और डेल्टा टी के केसेस में ये कम है। मतलब कि ये जो गैप है, एनर्जी गैप है, ये बहुत ही कम है। मान लो अगर ऐसे ये स्प्लिटिंग हो रही है ना टेट्राहेड्रल की, यहाँ पे आ रही है कि एक सेट यहाँ पे जा रहा है, एक सेट यहाँ पे जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होएगी? थोड़ी ज़्यादा, एक सेट यहाँ बन रहा है, एक सेट यहाँ बन रहा है। मतलब ये जो एनर्जी गैप है डेल्टा टी, ये लेस होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। तो मतलब डेल्टा टी किसके इक्वल है? बोथ फैक्टर। अभी ये जो डेल्टा टी है ये हमारा स्मॉल है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल के केसेस में। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो रहा है? 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, और टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो रहा है? सिर्फ 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। अब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, जिसके कारण एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। अब यहाँ पे 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी भी कम इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो पहला रीज़न तो क्या हो गया? इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर आर ओनली 4 लिगेंड इंस्टेड ऑफ 6।
ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास 6 लिगेंड है और टेट्राहेड्रल में हमारे पास सिर्फ 4 लिगेंड है। इसकी वजह से टेट्राहेड्रल के केस में जो एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी, वो लेस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। यही हो रहा है हमारे टेट्राहेड्रल के केस में। क्या हो रहा है, सिर्फ जो लिगेंड है वो इन बिटवीन द एक्सिस ही आ रहा है, वो ऑन द एक्सिस आ ही नहीं रहा, जिस वजह से दूसरी ये चीज़ भी है कि स्प्लिटिंग कम हो रही है। सो कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर, इन दोनों फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि जो डेल्टा टी है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितनी कम है ऑक्टाहेड्रल से 2/3। मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है उससे 2/3 जो है हमारी टेट्राहेड्रल के केस में होगी। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.44 डेल्टा ओ, मतलब वो इसके इतने गुना ज़्यादा है डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी हमारा यहाँ पे स्मॉलर है, स्मॉलर होने की वजह से डेल्टा टी क्या आ रहा है, हमारा पेयरिंग एनर्जी, जो स्पिन पेयरिंग एनर्जी है उससे स्मॉल है। स्पिन पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, अब जैसे मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, है ना। स्पिन पेयरिंग एनर्जी क्या होती है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो 5 है इन पाँचों ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अब मान लो पहला ऑर्बिटल में ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो या तो यहाँ पे आएगा या फिर वो यहाँ पे जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा, इस एनर्जी गैप से। अगर ये एनर्जी गैप कम है जैसा कि टेट्राहेड्रल के केस में है, तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बजाय कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, मतलब ऐसे स्प्लिटिंग होगी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में ये ज़्यादा गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि पहले ऊपर वाले नहीं भरेंगे, वो नीचे भरना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के केस में जो स्पिन प्राइमरी एनर्जी होगी, स्पिन पेयरिंग एनर्जी होगी, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल के केस में। इसलिए जो टेट्राहेड्रल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ आने के बजाय ऊपर वाली एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे। सो दिस इज डेल्टा टी, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो भी ज़्यादा होता है, और ये यूजुअली हाई स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। आई होप आपको समझ आया होगा।